नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी जनरल साइंस की 10 एमसीक्यू डेली सीरीज को। और ये इस सीरीज की 11th वीडियो है। इससे पहले कि अगर आप वीडियोस नहीं देखें या देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ पिन कॉमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। ये जो सीरीज है आपके हर कम्पिटेटिव एग्जाम्स में इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस, यूजीसी के एग्जाम्स हो, सीयूईटी हो, कोई भी रेलवे बैंकिंग, सब में ही ये इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसके आपको सही आंसर बताने हैं। और आपका स्कोर कितना होता है आउट ऑफ 10 वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर जनरली फाइंड इन फ्री स्टेट। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि कौन से एलिमेंट जो है फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, ग्रुप 11 वाले, ग्रुप 12, ग्रुप 13 या ग्रुप 14। तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, जिसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसमें 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और जो ये वर्टिकल जो लाइंस है ना, वर्टिकल जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर ये वाली लाइंस, इसको कहा जाता है मेनली ग्रुप्स कहा जाता है। ठीक है, तो डेटर ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 टोटल ग्रुप्स हैं। ठीक है, फिर जो ये हॉरिजेंटल लाइंस है उसको मेनली पीरियड्स कहा जाता है। तो मेनली कितने पीरियड्स होते हैं, तो 7 पीरियड्स होते हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं। कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं, तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, तो पहले दो जो है वो एस ब्लॉक में आते हैं, फिर पी ब्लॉक ये हमारा आ गया। ठीक है, एंड डी ब्लॉक ये जो अलग अलग कलर कोडिंग से किया गया है। ठीक है, और एफ ब्लॉक जो है नीचे के दो है लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। ठीक है, तो ये मोटा मोटी हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब पूछा गया क्वेश्चन में कि फ्री स्टेट में कौन सा एलिमेंट होता है। तो फ्री स्टेट वैसे एलिमेंट होते हैं जो बहुत नॉन रिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट नहीं करते, चाहे आप उसको कंसनट्रेटेड एसिड से ही क्यों ना उसको रिएक्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो नहीं करता है, तो वैसे एलिमेंट को कहा जाता है, बहुत बार कहा जाता है नोबल मेटल भी कहा जाता है। ठीक है, नोबल मेटल्स। तो नोबल मेटल कौन से हैं, तो ये है हमारा है मेनली कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है एंड साथ ही साथ में प्लेटिनम है। तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो है ये बेसिकली बिलोंग करते हैं हमारे ग्रुप 11 में, ये डी ब्लॉक से है। ठीक है, तो ग्रुप 11 एलिमेंट जो होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम ये सारे हो गए नोबल मेटल्स। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, तो आप जब भी रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे उसमें सिल्वर, गोल्ड, कॉपर के, प्लैटिनम के जो रिएक्टिविटी होती है बहुत कम होती है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, तो सोडियम होता है, पोटेशियम होता है ना, तो ये सारे होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल हैज मैक्सिमम कार्बन कंटेंट। कौन से कोल में सबसे कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट या बिट्यूमिनस। ये हमारे मेनली 4 टाइप्स ऑफ कोल होते हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी होगा उसमें कार्बन कंटेंट भी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि पीट होता है। ठीक है, पीट बेसिकली उसमें सबसे लोएस्ट कार्बन कंटेंट होता है। ठीक है, लगभग 40% से लेकर 50% के रेंज में होता है। ठीक है, कार्बन कंटेंट। फिर लिग्नाइट आता है, फिर बिट्यूमिनस के भी 2 वेराइटीज है, सब बिट्यूमिनस और बिट्यूमिनस। ठीक है, जिसका 76 से 86% के आसपास है। और एंथ्रासाइड कोल जो होता है सबसे बेस्ट होता है, उसका कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 90% से ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये हार्ड होता है, पूरी तरह से ब्लैक कलर का होता है, सब मेटलिक लस्टर्स भी इसमें होता है, थोड़ा बहुत लस्टर साइन होता है। और इसमें इम्प्यूरिटीज जो होती है बहुत कम होता है, जैसे कि देख सकते हैं ड्राई वोलेटाइल कंटेंट जो होता है सबसे कम होता है। तो जितना ड्राई वोलेटाइल कंटेंट कम होगा उतना ही ज़्यादा वो बर्न करेगा अच्छा से। ठीक है, उसका एनर्जी जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका सही जो आंसर होगा हमारा एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे मूव करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉर्क सेल्स आर इम्परवियस टू वाटर। ठीक है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू गिव दिस क्वालिटी ऑफ कॉर्क। ठीक है, तो कॉर्क सेल बेसिकली हमारे जो प्लांट के जो स्टेम होता है उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हायर क्लास ऑफ बायोलॉजी में मेनली 11 12 की बायोलॉजी में मेनली पढ़ाया जाता है कॉर्क सेल्स के बारे में। तो उसमें
वो इम्परवियस टू वाटर होता है। जब जैसे भी हम लोग पानी डालते हैं, जैसे हम लोग जो फर्नीचर बनाते हैं, वो फर्नीचर्स भी देख सकते हैं, वो बहुत सारे लकड़ियाँ यूज़ की जाती है। वो क्यों होता है ऐसा? तो क्योंकि उसमें एक केमिकल प्रेजेंट होता है जो पानी को रोकता है। तो वही केमिकल के बारे में मेनली पूछा गया है। वो क्या है? सेल्यूलोज, क्यूटीन, सुबेरिन या ग्लूकोज? तो ऑब्वियसली ग्लूकोज तो होगा नहीं। ठीक है, ग्लूकोज एंड सेल्यूलोज भी नहीं हो सकता। क्यूटीन जो है हम लोग बेसिकली एक्सोस्केलेटन्स में पढ़ते हैं, जैसे कॉकरोच के एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होता है, इवन इन फंजाइज में भी प्रेजेंट होता है। तो इम्परवियस टू जो वाटर है, ये होता है ड्यू टू सुबेरिन के कारण होता है। तो सुबेरिन एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, केमिकल है जिसके कारण कॉर्क में इम्परवियस टू वाटर हो जाता है। ठीक है, सुबेरिन, क्यूटीन, लिग्निन्स आर कॉम्प्लेक्स हायर प्लांट एपिडर्मिस एंड पेरिडम सेल वॉल मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म ए प्रोटेक्टिव बैरियर। यही प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये आपको इतना डिटेल में नहीं जाना हार्टवुड, सैपवुड क्या होता है। ठीक है, तो ये मेनली जो प्लांट के स्टेम होते हैं, ठीक है, मैच्योर प्लांट्स के जो होते हैं, ओल्ड प्लांट्स में आपको ऐसे अलग अलग रिंग्स में मिल जाएंगे। तो इसको मेनली एनुअल रिंग्स भी कहा जाता है। और ये एनुअल रिंग्स को काउंट करके हम लोग पेड़ का जो एज होता है वो फाउंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो ऑप्शन नंबर सी फिलहाल इसका सही आंसर है। सुबेरिन के कारण ही इम्परवियस टू वाटर होता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पर मूव करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि पेस्ट रेसिस्टेंट कॉटन कॉमनली नोन एज बीटी कॉटन is genetically engineered by inserting a gene from बैक्टीरियम, वायरस, माइक्रोएल्गी या फिर प्रोटिस्ट या प्रोटिस्टा कह सकते हैं। ठीक है, तो जो बीटी कॉटन क्या है? बीटी कॉटन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसमें मेनली क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये भी बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाया जाता है हायर। ठीक है, तो ये क्या होता है? जनरली जो पहले कॉटन प्लांट्स होते थे उसमें एक बुलवर्म्स कह के एक कीड़ा होता था, जिसके कारण कॉटन्स का जो फूल होते थे, हेल्दी कॉटन्स का, वो नहीं होता था और वो कीड़ा जो था वो खा लेता था। और इससे जो प्रोडक्शन था कॉटन का बहुत कम हो जाता था। ठीक है, इसीलिए विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हम लोग एक ऐसा जीन इन मेनली हम लोग एक्सट्रैक्ट किया है। तो कौन से होस्ट से किया है? तो बेसिकली हम लोग बैक्टीरियम से वो जीन निकाला है। और वो जो जीन हम लोग निकालते हैं उसको क्राई जीन्स बोला जाता है। क्राई जीन्स। ठीक है, और क्राई जीन्स जो है बेसिकली हम लोग बैक्टीरियम से निकालते हैं और उस बैक्टीरियम का जो नाम है वही है बीटी। बी जो स्टैंड होता है वो स्टैंड होता है बैसिलस। ठीक है, ये रॉड शेप एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस। और टी जो स्ट्रैंड नाम है वो होता है थुरिंजेनेसिस। ठीक है, थेरेंजेनेसिस। तो बीटी स्टैंड फॉर बैसिलस थेरेंजेनेसिस। और ये बैक्टीरियम, यहीं से ये जीन निकाला जाता है। फिर इसको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू उसमें कॉटन में इंसर्ट किया जाता है, कॉटन पे के प्लांट्स में। तब ये बुलवर्म्स जो कीड़े होते हैं उनको ये किल कर देता है और इससे प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो होपफुली ये सबसे आसान तरीका था बताने का। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरियम, और वो बैक्टीरियम का नाम है बैसिलस थेरेंजेनेसिस। ठीक है, बीटी कॉटन में बीटी जो स्टैंड होता है ये यही स्टैंड करता है। ठीक है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है और इंडिया में जनरली सिर्फ यही एक प्लांट है जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है जिसको हम लोग कमर्शियल स्केल पे कर रहे हैं। बाकी हम लोग किसी को अभी तक नहीं दिया है ऐसे मान्यता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करेंगे कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि वर्क डन बेसिकली होता क्या है। तो वर्क डन अगर फिजिक्स के टर्म्स में कहा जाए तो वर्क डन इज सेड टू बी व्हेन फोर्स is done by a force when the body is displaced actually through some distance। मतलब आसान भाषा में कहा जाए तो जब हम लोग कुछ फोर्स लगा रहे हैं और कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है वर्क डन के लिए। वर्क डन में क्या है, हमें फोर्स भी चाहिए और साथ ही साथ में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं और यहाँ पर हमारा एंगल भी होता है फोर्स का और किधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए कॉस थीटा आ जाता है। तो फिलहाल हम लोग कॉस थीटा को नेग्लेक्ट करते हैं। तो वर्क डन इज बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या होता है? तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट जो जनरली होता है वो होता है लेंथ ही होता है। ठीक है, तो मास जो हो गया उसको हम लोग m से डिनोट करेंगे। एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी का जो यूनिट है वो हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो
मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये टाइम हो गया, तो ये ऊपर में चला जाएगा, तो एक्सेलरेशन फाइनली क्या होगा, एल टी माइनस टू हो जाएगा। तो मैं बता देता हूँ, जो मास के लिए हम लोग यूज करते हैं वो एम यूज करते हैं, ठीक है। फिर लेंथ के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो हम लोग कैपिटल लेटर एल, और टाइम के लिए हम लोग कैपिटल लेटर टी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन, ठीक है। और नीचे टी है तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का हो जाएगा एल टी माइनस टू, ठीक है। मास का है हमारा एम हो जाएगा, एक्सेलरेशन का होगा एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ ही होता है, तो उसका भी हो जाएगा हमारा एल, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जनरली एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर होगा। ये क्लास 11 के फिजिक्स में ये पहला चैप्टर, ये डायमेंशनल फार्मूला, जिसमें अलग अलग फिजिक्स की यूनिट्स को मेनली हम लोग डायमेंशनली समझते हैं। और वर्क का जो ऐसा यूनिट है वो होता है जूल, ये भी पता होना चाहिए। तो आपको पता होगा, अगर फोर्स का अगर डायमेंशनल फार्मूला पता होगा, मतलब होता है एम एल टी माइनस टू होता है, तो आप आसानी से वर्क डन का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका है, ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभी दिए जाते हैं कोई कोई एग्जाम्स में, तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट आपको वैल्यूज पूछ लिया जाता है फिजिक्स से रिलेटेड। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is of energy is equal to what, 3.6 into 10 to the power 6 joule, 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल, 3.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, या फिर 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जूल। तो बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है उसको डिफाइन किया जाता है एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन से समझे, एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट हैज बीन एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता है, तो वही होता है बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी एक इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल डिफरेंस जब 1 वोल्ट, तभी वही कहा जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो आप देखते होंगे कि एनर्जी का अलग अलग यूनिट होता है। ई आर जी अर्ज भी होता है जो सी जी एस यूनिट में होता है। तो 1 अर्ज जो होता है बेसिकली 10⁻⁻7 जूल होता है। 1 कैलोरी में कितना होता है, तो 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। 1 किलोवाट आवर जो बेसिकली हमारा यूनिट है, जिसको 1 यूनिट भी कहा जाता है, जैसे बिजली जब आती है, ठीक है ना, तो 1 यूनिट, 200 यूनिट ऐसे कहा जाता है, तो वो 1 किलोवाट आवर को ही मेनली 1 यूनिट कहा जाता है। उसमें कितना एनर्जी होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो एनर्जी होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसको 1 वोल्ट से करेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत क्लोज है ऑप्शंस, -18 -19, तो अच्छे से ध्यान से करना, ऐसे क्वेश्चंस को जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर मूव करेंगे कि केपलर सेकंड लॉ इज आल्सो नोन एज व्हाट। लॉज ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स या लॉ ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है। तो ज्यादातर हम लोग क्या न्यूटन्स के लॉ पढ़ते हैं। केपलर्स के लॉ जो है ज्यादातर आजकल एनसीईआरटी बुक्स से उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, जो नए नए एनसीईआरटी बुक्स आ रहे हैं उससे हटा दिया गया। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है केपलर्स के लॉ, क्योंकि केपलर्स के लॉ के थ्रू ही न्यूटन्स ने भी अनेकों लॉज दिए थे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ग्रेविटेशन वाले चैप्टर्स में ये। तो केपलर्स लॉ जो है बेसिकली सेकेंड लॉ, बेसिकली वो डील करता है लॉ ऑफ एरियाज में, ठीक है, लॉज ऑफ एरिया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लेकिन केपलर सेकेंड लॉ है क्या बेसिकली, तो अब हम लोग जानते हैं कि सन जो है वो बीच में सोलर सिस्टम में मेन जो है सन है। फिर हम लोग जितने भी प्लैनेट्स है वो क्या होता है, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में हम लोग रिवॉल्व करते हैं, पर्टिकुलर ऑर्बिट में हम लोग सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो केपलर्स के सेकेंड लॉ में यही कहा गया है कि मान लीजिए जैसे कि ये पॉइंट है P1 और P2, ठीक है। तो P1 से लेकर P2 पॉइंट पे जाने में मान लेते हैं 1 घंटा लग रहा है, ठीक है, सपोज। फिर और एक पॉइंट भी ले लेते हैं इधर में, जैसे कि P3 एंड P4, देख सकते हैं फोटोज में, P3 से P4 जाने में भी 1 घंटा ही लग रहा है मान लेते हैं। तो इन दोनों ने जितना एरिया स्वाइप किया होगा, ठीक है, ये एरिया A1 है, ये एरिया 2 है। तो अगर टाइम इक्वल है, ठीक है, अगर टाइम इज इक्वल,
टाइम इज इक्वल इन बोथ केस, देन एरिया विल बी ऑल्सो इक्वल। ठीक है, यही है मेनली हमारा केपलर सेकंड लॉ। अगर P1 से P2 जाने में 1 घंटा लग रहा है और P3 से P4 जाने में भी 1 घंटा ही लग रहा है, तो जो एरिया कवर किया है वो दोनों ही एरिया इक्वल हो जाएगा। यही है हमारा केपलर सेकंड लॉ या लॉ ऑफ एरियाज। बहुत इंपॉर्टेंट है केपलर्स के 3 लॉज, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी फिलहाल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मिनिमम ऑन विच ऑफ दिस प्लैनेट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है किस पे सबसे कम होगा, मार्स, जुपिटर, मर्क्यूरी या अर्थ। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है स्मॉल लेटर जी से। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं ये वाले स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। कैपिटल जी है जो वो होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है 6.6, है ना। वो अलग बात हो गया, उसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है उसका फिक्स नहीं है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, पोल्स पे अलग होगा, इक्वेटर्स पे अलग होगा। तो जो जी का जो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को है बेसिकली जी एम, ये हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो कि कांस्टेंट है, और वो डिपेंड करता है मास एंड साथ ही साथ में रेडियस पे, रेडियस का स्क्वायर बेसिकली। तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का मिनिमम वैल्यू उसी का होगा जिसका मास भी कम होगा। तो इन सब में मास सबसे कम किसका होगा, मर्क्यूरी का। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम, मर्क्यूरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, तो मास अगर कम है तो इसका जी का वैल्यू भी कम ही होगा। अब जुपिटर जो होता है, जुपिटर का मास सबसे ज्यादा है, इसीलिए उसका स्मॉल जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होगा उसका ज्यादा होगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो आप इसमें वैल्यूज देख सकते हैं, मर्क्यूरी जो है उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 3.59, साथ ही साथ वीनस का 8.87, अर्थ का है 9.81, है ना। तो हम लोग 9.8 और बहुत ज़्यादा हम लोग 10 भी मान के चल देते हैं कभी कभी। तो वीनस एंड अर्थ का जो जी का वैल्यू वो सेम है, इसीलिए क्यों, क्योंकि दोनों का मास साइज लगभग सेम है ना, अर्थ एंड वीनस का। इसीलिए अर्थ का ट्विन सिस्टर कहा जाता है वीनस। ठीक है, मून का देख सकते हैं, मून का कितना कम है, सबसे कम है मून का क्योंकि सबसे छोटा है पूरे हमारे अगर सोलर सिस्टम में कंसीडर किया जाए। फिर मार्स का है, जुपिटर का देख सकते हैं सबसे ज्यादा है 25.95, 26 के आसपास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चल देंगे कि water does not fall out of a glass when it is inverted inside a satellite while it is orbiting very close to the earth's surface, which of the following is the best reason for this। कहने का मतलब है जब भी एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के बहुत नजदीक में, ठीक है, और अगर उसमें पानी रखा हुआ है, इन्वर्ट करके उल्टा करके रखा हुआ है, उसमें गिलास में पानी भी है, तो वो पानी जो है नीचे क्यों नहीं गिरता, यही क्वेश्चन है। तो रीजंस क्या है, द अर्थ डज नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन द वाटर, ये तो बिल्कुल गलत है। द अर्थ्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द वाटर इज एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय द फोर्स क्रिएटेड बाय द सैटेलाइट्स। ठीक है, ये एग्जैक्ट रीजन नहीं है लेकिन बहुत हद तक सही भी है। फिर द वाटर इन द ग्लास आर द सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑप्शन डी है द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द ग्लास एंड द वाटर बैलेंसेस द अर्थ अट्रैक्शन ऑन। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन जो सही है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि जो वाटर इसलिए इन्वर्टेड फॉल इसीलिए नहीं करता है क्योंकि वाटर एंड ग्लास हैव सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ग्रेविटी फॉर वाटर एज वेल एज फॉर ग्लास, ये दोनों जो है वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, वो दोनों इक्वल हो जाता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसीलिए वहां पर कोई रिलेटिव मोशंस नहीं होता। तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो वो दोनों ही एक साथ में गिरेंगे, इसीलिए हम लोग ऐसा लगता है कि वो पानी गिर नहीं रहा, लेकिन वो दोनों ही एक साथ गिर रहा है क्योंकि उसमें रिलेटिव मोशन नहीं है। रिलेटिव मोशन अगर उसका जी का वैल्यू में अंतर होता, जी ग्लास और वाटर का, तब जाके ही वो गिरता। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है, द वाटर इन द ग्लास हैव द सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसी के कारण। तो बहुत ही एक टेक्निकल क्वेश्चन है, काफी ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी में ऐसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट आर कॉल्ड कोलिनियर फोर्सेस, कोप्लानर फोर्सेस, कॉन्करेंट फोर्सेस या यूनिट फोर्सेस। तो आपने मैथ्स में ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कोलिनियर यानी एक ही लाइन में जो होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये हो गया हमारा कोलिनियर। कोप्लानर देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली क्या है, जब एक प्लेन पे ही सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं।
और कंकरेंट फोर्स वो होता है, आपने कंकरेंट लाइंस के बारे में सुना होगा, जहां से एक ही पॉइंट से तीन या तीन से ज्यादा अधिक लाइंस पास होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, द फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा हमारा कनकरेंट फोर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा, क्योंकि यहाँ पर कंकरेंट लाइंस का, अगर मैथ्स में आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, कंकरेंट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस, तो वहां पर पढ़ाया जाता है कि जब एक ही पॉइंट से तीन या तीन से ज्यादा अधिक लाइन गुजरते हैं तो उसको कंकरेंट पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, और उससे वैसे लाइंस को कंकरेंट लाइंस कहा जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट इज कॉल्ड कंकरेंट फोर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। इसी के साथ ही हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। आपके कितने स्कोर आ रहे हैं आउट ऑफ 10 जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, किसी भी तरह हेल्पफुल हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो जरूर से जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, 12th वीडियो में। एंड टिल देन बाय बाय, जय हिंद।